अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल आखिर तवील अरसे के बाद मुश्किलात में कदरे कमी होना शुरू हो गई है। अदालतों से भी रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके नतीजे में बुशरा बीबी जमानत पर रिहा होने के बाद पहले बनी गाला पहुंची और फिर जमान पार्क लाहौर जाने की बजाय अचानक उन्होंने पेशावर जाने का फैसला किया। तो आज डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी की रिहाई और रिहा होने के बाद उन्होंने लाहौर जमान पार्क में क्याम करने की बजाय गैर मुतवक्के तौर के ऊपर पेशावर जाने का फैसला क्यों किया और वो क्यों पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नेक्सी में क्याम पजीर रहेंगी। और इसके साथ आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में जहां बानी पीटीआई की दोनों बहनें भी रिहा हो चुकी हैं और वो भी पार्टी के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, पैरेलल बुशरा बीबी भी फाल होते हुए दिखाई दे रही हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हर गुजरते दिन के साथ धड़ेबंदी का शिकार होते जा रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं, उस तनाजुर में बुशरा बीबी और अलीमा खान क्या किरदार अदा करेंगी। और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो काफ़ी दिनों से बिल्कुल खामोश है, उनसे मुतल्लिक सियासी हवाले से कोई खबर नहीं आ रही, ताहम कुछ दिनों से उनका बेटा ज़ैन कुरैशी मुसलसल खबरों की जीनत बना हुआ है। क्या शाह महमूद कुरैशी या ज़ैन कुरैशी समेत पार्टी के कुछ दीगर रहनुमाओं ने अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला कर लिया है? और इसके साथ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का अमल जारी रहा, इस दौरान जो सबसे की रोल प्ले किया मौलाना फजल रहमान ने, उनके कहाँ पर क्या खदशात थे, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, मौलाना कभी खाइफ होते थे, कभी मान जाते थे और अल्टीमेटली मौलाना ने कैसे ब्रेक थ्रू किया, ये तफसीलात भी आपके साथ बयान आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद से कैदियों को ले जाने वाली वैन पर अचानक हमला हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस वैन जो उसके शीशे टूट गए, उसके टायरों पर फायर लगने के नतीजे में टायर फट गए, पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। उसके अंदर एक MPA का बेटा भी उन हमलावरों में शरीक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुबैना तौर के ऊपर ऐसा एक्ट करने का फैसला क्यों किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीज़न ने किस तरीके के साथ आयल गैस के शोबे के अंदर एडहॉकिज्म और बद इंतज़ामी की वजह से बहुत से मामला इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। क्यों पेट्रोलियम डिवीज़न ने सरकारी कंपनियों, निजी कंपनियों के अफसरान को बुलाकर पेट्रोलियम डिवीज़न में खिदमात सर अंजाम देने की हदायत की, इसके पस पर्दा मामला क्या हैं। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने और चेयरमैन FBR ने मुबैना करप्शन के अंदर इन्वॉल्व कुछ दो बड़े अफसरान को बचाने की राह कैसे बंद कर दी है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हिरासानी, डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी के हवाले से अब एक नया मैकेनिज्म लाया गया है और क्यों नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो इख्तियारात थे उसको FIA के हवाले किया गया है। अब NCCIA फिल वक्त अगले 1 से 2 साल तक कोई काम नहीं करेगी। ताहम सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला ज़रूर कर लिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या रियलाइज़ कर लिया है कि जो सियासी अमूर हैं वहाँ पर हमें पोलिटिकली बिहेव करना है, जो कानूनी मामला आते हैं वहाँ पे हमने कानूनी दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करना है। जितने पिछले 1 माह के अंदर डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तर्ज अमल था वो बहुत मोहतात रहा, रद्द अमल भी बहुत मोहतात हमें देखने का मौका मिला। किसी हद तक पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हुक्मरान इत्तेहाद के साथ आपने बातचीत भी की। लगता ये कि अब मामलात आपके आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, आपकी जो मुश्किलात थी वो कम होना शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसको एक डील का नतीजा दे रहे हैं, डील का नतीजा करार दे रहे हैं। क्या आपकी नज़र में भी बुशरा बीबी की रिहाई किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, या जो PTI की अंदर रियलाइजेशन हुई है किसी के कहने के ऊपर, उस वजह से अब आपको जमानतें मिल रही हैं और जमानत होने के बाद किसी और मुकदमे में नहीं किसी को दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा, बल्कि आसानी के साथ VIP प्रोटोकॉल के साथ बुशरा बीबी बनी गाला पहुंची थी? क्या पसे पर्दा मामला चल रहे हैं सर? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक बात है कि रिहाई क्यों हो रही है, तो मेरा ख्याल में जो उनका मकसद था वो हल हो गया है। वो उनका मकसद ये था कि आईनी तरामीम की जाए। SU कॉन्फ्रेंस के तो बहाने थे, इसी वजह से अब पाबंदी खत्म करने के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि 26 तारीख से मुलाकातें जो हैं वो खान साहब से करवाई जाएंगी और यही वजह बनी कि खान साहब से कल भी मुगला से मुलाकात कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपको पता है ना कि बिल्ली कुत्ता डी चौक में मर जाए या कहीं वो क्या कहते हैं कि पेशावर मोड़ पर, तो कह देते हैं जी कि अडयाला जेल सिक्योरिटी के थ्रेट है, हालांकि बिल्ली कुत्ता भी नहीं मरा। अदरवाइज वो एक बहाने थे
जो बहाने नजर आते हैं कि ये सारा किया जाए। बेल उनका राइट है, केसेस झूठे हैं, उनके अंदर कोई स्टोरी नहीं है। पुरअमन एहतजाज के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात, डकैती के मुकदमात, उसके अलावा इक़दाम कत्ल मुख्तलिफ दफात डाली जाती हैं। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई डील वाला मामला है या कोई डील होगी या ये किस तरह का है मामला, बल्कि आप देख लें कि खान साहब की एहलियों, खान साहब के जो हैं वो वाइफ एहलिया कल हुई और वाइफ एहलिया कल हुई और उनकी बहनें जो हैं वो अभी जी। जेल में ही है। लेकिन पंजोता साहब, लगता ये है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत में किसी हद तक ये रियलाइजेशन ज़रूर हुई है कि 5 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल देना, 15 अक्टूबर को फिर एहतजाज की कॉल देना, और सूरत हाल जो उस वक्त सारी सामने थी, और बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुद एहतजाजी मार्च को लीड करके आना और फिर अचानक गायब हो जाना, अल्टीमेटली कहीं रियलाइजेशन है कि हमारी हिकमत अमली गलत थी, उसको रिविज़िट करना चाहिए, या अपने थोड़े से अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बेहतरी लानी चाहिए। ये लगता है कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो हुई है। नहीं, 5 तारीख की जो कॉल थी, कॉल बिल्कुल ठीक थी और खान साहब की हिदायत के मुताबिक थी, और बिल्कुल हमने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ रखा कि हमने आकर डी चौक करना है। जहाँ बात है डी चौक के अंदर जो है वो जिस तरह से अली अमीन के बारे में ये कहना कि वो देखें जी ये सारा जो आपका फ्लॉप गया, ये आप जो जबर किया गया, मेरा ख्याल में उसको ज्यादा उजागर करना चाहिए कि किस तरह फसाइयत की गई, किसने ऑर्डर दिए और किसके ऑर्डर के ऊपर रेंजर पहले हाई कोर्ट में गई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को अगवा किया जी। और यहाँ पर रेंजर क्यों गई? और रेंजर का धावा बोलना फिर खाली ये नहीं है कि कोई उनके पास अरेस्ट वारंट हो और वो जाएं। ठीक, मंजूर साहब, चलें, ये बात तो अपनी जगह के ऊपर आप उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं जिस तरह से तशद्दुद हुआ, लेकिन जिस तरीके से जो पीटीआई की हुकूमत अमली थी डी चौक पर आना 5 अक्टूबर को, वो भी दुरुस्त नहीं थी। जिस तरह पूरी अपनी रियासती मशीनरी को पैरालाइज करने की कोशिश की, पूरा इस्लामाबाद बंद था, तो वो भी आपकी हुकूमत अमली दुरुस्त नहीं थी, मतलब पोलिटिकल एंगल से और जिन हालात से आप गुजर रहे थे। एनी हो, वो आप उस पेपर भी कायल हैं कि दुरुस्त फैसला था, तो उसके नताइज तो दुरुस्त नहीं है। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सर, पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी और अंदरूनी इख्तिलाफात हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और क्या बुशरा बीबी जो बनी गाला से पेशावर जा चुकी हैं, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगी? देखिए, बड़ी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है और मुख्तलिफ चैनल्स वाले गलत खबरें फैला रहे हैं, पता नहीं क्यों फैला रहे हैं, किस वजह से फैला रहे हैं। बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, पॉलिटिकली उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इमरान खान वज़ीर आज़म जब रहे तब उन्होंने आकर कोई ओहदा नहीं संभाला, और ये कह देना कि वो उधर केपी गई है, देखें वो केपी गई हैं तो आप मुझे बता दें कि तो सर ये ज़रा बताइए, अगर आप ये आपकी मंतक मान ली जाए, तो फिर बिलाखिर वो खैबर पख्तूनख्वा गई क्यों हैं? वो बनी गाला से उनको ज़मान पार्क जाना चाहिए था। नहीं, देखिए उनकी क्यों रहनी है, उनकी क्यों रहनी है? आपने कहीं देखा है कि बुशरा बीबी साहब है दुनिया के उन्होंने टूर किए हों, शॉपिंग का किसी चीज का उन्हें शौक ही नहीं है। तो ये चीजें तो तब की जाती है ना कि अब आपकी जिंदगी हो या आपकी जिंदगी ख्वाहिश हो कि आपके पास चलें, लेकिन सर अगर आप ये बात करते हैं, अगर वो नहीं जा, वो देखिए वो नहीं गई, फरागोगी साहिबा तो बैरून मुल्क जाती थी, तहाइफ लेके आती थी, वो तहाइफ तो पेश करती थी, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। ये गलत बात है, आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये आपको नहीं मुनासिब कि आप इस तरह का इल्जाम लगाएं। नहीं, मैं तो कतई इल्जाम नहीं लगा रहा। आपका कोई दोस्त होगा बैरून मुल्क जाएगा, तोहफा तो लेके आएगा। अब एक सवाल किया करें, मैं उसका जवाब दूं तो फिर आप दूसरा कीजिए ना, मैं तो सवालों से बात। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि फरा गोगी हो जी, उसका नाम फर्द शहजादी, और गोगी गोगी भी जानबूझकर कहना और सारा, फर्द शहजादी हो कोई और हो, ठीक है, उनकी दोस्त कोई हो सकती है। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि लेकिन वो आपके लिए आने वाले दिनों में बड़े मुश्किलात पैदा करने वाली है, ज़हन में रखिएगा। रिलेटेड ही करती है, तो आप उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दें कि जनाब देखें ये कोई प्रॉपर्टी ऐसी आप बता दें, आपने क्योंकि केसेस बनाए ना, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, इन जो केसेस बनाए कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखा दें कि जो बुशरा बीबी ने खुद खान साहब के साथ जब उनकी शादी, उसके बाद उनके एसेट्स में इजाफा हुआ, उनकी फैमिली जो पिछली फैमिली है उनके एसेट्स में इजाफा हुआ, तो वो नहीं है। तो जब वो नहीं है तो फिर आप जुबानी कलामी कह दें। और जो डीपीओ और डीसीयू की बात करते हैं ना कि वो डीपीओ लगाया गया, ये डीसीयू ने इतने पैसे लिए, तो आज वो सारे डीपीओ डीसीयू या जितने भी हैं ना वो मुख्तलिफ पौधों पर पंजाब हुकूमत के अंदर बैठे हुए, उनको कहें ना फिर कहीं पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं कि आपने उस जगह पर रिश्वत दी थी, ये केस बनाना है, इस केस के अंदर फलाना ये करना है, कोई एविडेंस तो ले आनी चाहिए ना।
तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई और एविडेंस, क्योंकि ये खुद चोर है। जी बिल्कुल सही। जब खुद चलें, बंदा चोर होता है तो आपकी उसकी आपकी माइंड ओपिनियन है। कोई सच्चा है तो उसके ऊपर चोर इल्जाम लगाया क्योंकि मैं खुद चोर। तो ये एक जी पंजोथा साहब, ये बताएं कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, इस पर इस्टेब्लिशमेंट की जो सहूलतकारी के इल्ज़ामात लगते रहते हैं और कुछ लोग तो इसको बड़ा उछालते भी हैं, कि आप बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है? क्या कौन सा पीटीआई का जो कायद है, लीडर है, जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सहूलतकारी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है? देखिए, ये वो इल्ज़ाम लगाएगा जो डेफिनेटली हमारे मुखालिफ होगा। कोई हमारा अपना बंदा जो हमारे ही पार्टी का हो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखता हो या मुहिब रखता हो, तो कोई ऐसा बंदा है जिसने ये बात की हो, तो वो लोग फैलाते हैं ताकि डिस्क्रेडिट किया जाए। वो लोग फैलाते हैं कि ये चीज़ उठाई जाए ताकि जो मकसद मेन है उस चीज़ से डाइवर्ट हो के लोग उस तरफ तवज्जो करें। अगर किसी जगह पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है तो इमरान खान बेहतर फैसला करते हैं, उन तक हर इन्फॉर्मेशन जाती है। कोई वैसी सूरत हाल नहीं है, और सिर्फ क्या है पार्टी। जैन क्रैशी का भी तहरीक इंसाफ में क्या स्टेटस है? उस पर तो बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ट्विटर पर। देखिए, जैन कुरैशी साहब की हद तक अगर बात की जाए तो उनको जो शो काज नोटिस जारी किया गया है वो इसी वजह से किया गया है क्योंकि उनका राब्ता जो है पार्टी से मुनक़ता हुआ था। उनकी अहलिया कहती हैं, यानी कि उनकी फैमिली जो है वो सारी कहती हैं, बहनें कहती हैं कि जो जैन कुरैशी साहब हैं वो हाइड थे खदशात की वजह से अगवा ना हो, तो पार्टी ने अपना एक जो है उनको शोकाज भेजा है कि हमने इस तरह से इंस्ट्रक्शन जारी की थी, इनके ऊपर आप अपना जवाब दीजिए कि ये क्यों सवालात पैदा हुए। तो अपना जवाब जमा करवाएंगे, उसके बाद फिर जो भी फैसला होगा पार्टी की तरफ से जो भी जाएगी वो खान साहब बिल्कुल ठीक, खान साहब जो फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलें, जो भी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे के ऊपर इत्तफाक किया, पार्लिमानी कमेटी में बैठी, लेकिन उसके बाद आपने वोट नहीं किया। बानी पीटी ने चूंकि इजाज़त नहीं दी थी। उसके बाद अहम तरीन मरला आया जब पार्लिमानी कमेटी बनी जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का मुतल्लिक फैसला होना था। आपने उससे भी बायकॉट किया, अगरचे के पहले आपने नाम भी दिए, फिर कहीं से शायद कोई कॉल आई कि खबरदार आपने इसको ज्वाइन की, तो आपने ज्वाइन नहीं किया। अब अगला अहम तरीन मरला आ रहा है, वो है जुडिशल कमीशन की तश्कील। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों जगहों पर इन्होंने तादाद अपनी बना ली है। हुकूमत ने इन्होंने तरमीम इस तरह से की हैं जिसमें अपनी मेंबरान की तादाद बनाकर और फैसला उन्होंने खुद करना है, हुकूमत ने करना है। हम इसलिए कह रहे थे कि अक़लियत जो है वो किसी भी जमात, चाहे हमारी कल हुकूमत हो, उसके ताबे ना हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट इदारा। अब एक काम अगर कोई गलत करता है, कोई मिनिस्टर, एमपीए या कोई भी, तो वो बंदा जो है उसको क्लीन चिट पहले से दे दी गई है कि उसको कोई पकड़े नहीं, क्योंकि आपने जज अपनी मर्जी से अपना सेटअप। लेकिन पंजोता साहब, आप एक और कीमती मौका गंवा देंगे अगर जुडिशल कमीशन में ना गए। कौन किन में से एक जज जो है उनका नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, उस भाई का नाम आएगा, किसका आएगा। तो आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो बिल्कुल उनको महकूम किया है। हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ये आईनी तरमीम वापस होगी। मुतल्ला पीटीआई के अलावा हर शहरी, हर वकील, हर फर्द, हर डॉक्टर, इंजीनियर, हर बंदा इसके ऊपर राय रख रहा है कि ये बिल्कुल गलत काम हुआ है और इसको वापस होना होगा। तो पंजोता साहब, फिर क्या हम ये तवक्को करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तैयारी किए बैठी है कि 26वीं आईनी तरमीम को अंडू करवाने के लिए मुल्कगीर आप तहरीक चलाएंगे वुकला के साथ मिलकर? देखिए, पाकिस्तान रखती है और हमने कोर कमेटी का भी इजलास किया आज से 2 दिन पहले, जिसके अंदर ये सारी चीज डिस्कस हुई जी। लेकिन हम पूरा ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि आपको पता ही है कि जब मुल्क के अंदर जंगल का कानून हो और बैठे हों चोर आकर वो राज कर रहे हो, तो वो अपनी चोरी छुपाने के लिए वो 8 फरवरी वाला डाका और वो सारा जुर्म को दूरी से दिया जा रहा है कि क्योंकि इनको मसलत के ऊपर कायम रहने दिया। ये करेंगे कि हम पूरे प्रॉपर प्लान करके और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक बेहतरीन तरीके से असेंबली आपको सामने आएगी और हम बिल्कुल सही। जी पंचौदा साहब, पिछले दिनों आपकी भी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है कि बानी पीटीआई को जो मौलाना फजल रहमान साहब का 26वीं आईनी तरमीम पे किरदार था, उस पर खासे तफजात पाए जाते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब ने वोट दिया है, तो उन्हें बताया गया कि जी उन्होंने भी उस तरमीम के हक में वोट दिया है। तो हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है कि हमने वोट नहीं दिया और ना देना था। मौलाना साहब को भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन मौलाना साहब ने जो कोशिश की आइन बचाने के लिए, उस किरदार को हम ठहरा रहे हैं।
बिल्कुल ठीक। मौलाना के उस किरदार को आप सराहते हैं तो हम बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं उनकी ज़ात के हद तक, लेकिन ये एक हकीकत है कि मौलाना फजल रहमान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल स्पेस ज़रूर मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला कि वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर रहते हुए जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक अपना किरदार अदा कर सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को किस हद तक कैपिटलाइज करते हैं, ये उनकी फहम फरासत पर डिपेंड करता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान जिन्होंने अभी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई है, चीफ जस्टिस को वेलकम कर रहे हैं, दूसरी जानिब आज फिर वो ये कहते हुए क्यों सुनाई दिए गए कि मुल्क में इस्तेहकाम ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ नए इंतखाबात होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान ये बात क्यों दोहरा रहे हैं, इस बात के पसे पर्दा उनकी हिकमत अमली क्या है, वो किसको प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद पुलिस की कैदी वैन और इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड वो कैदी जिन्हें अदालत में पेश करने के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था, जो डी चौक में एहतजाज करने के लिए आए थे, जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज किया गया था। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इस्लामाबाद के इलाके संजानी के करीब वहाँ पर कुछ मुसल्लह अफराद ने पुलिस की स्क्वाड और कैदियों की वैन के ऊपर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इन गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर गए, उनके शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए और वहाँ से कैदी मौके से फ़रार हुए। और जो अब तक की मालूमात सामने आई उसके मुताबिक इन हमलावरों में एक MPA का बेटा भी शामिल था, जिसे इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इस कैदी वैन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 MPs भी मौजूद थे। खालिद साहब, ये कैसी स्ट्रेटजी है कि कानून के मुताबिक आपके ऊपर एक FIR का इंदराज हुआ, अदालत में आप पेश हो रहे हैं, कानून के मुताबिक आपकी रिहाई होनी है, कैदी वैन के ऊपर हमला कर देना और लोगों को छुड़ा के ले जाना। कुछ लोग अगर से 4 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। खास साहब, किसी सियासी जमात के कारकुन कभी ऐसा सोच सकते हैं? बट साहब यही बात इनको समझा रहे हैं अरसे से PTI के लोगों को कि आप एक बतौर सियासी जमात वर्क करें, आप खुद पर फाशिज़म का जो लेबल है उसको ना लगने दें। लेकिन जैसे जैसे इनको जिस तरह समझाया जाता है ये उसी के उल्ट चलते हैं। अब एक कैदी है जो भी है उस पर सियासी मुकदमा है या कोई भी गैर अखलाकी या अखलाकी जुर्म में किसी में मुलव्वस है, तो उसने अदालत ने उसे रिहा करना है। आपने पुलिस पे हमला कर दिया, रियासती रिट को चैलेंज करेंगे तो अपने लिए मसाइब को मजीद बढ़ाएंगे। दूसरी जानब जो है हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाले और लंबी जुल्फों वाले, लंबी जुल्फों वाले, वो तो कह रहे हैं ये सारा प्रोपेगेंडा है। अब देखें, इस्लामाबाद का IG एक बात कह रहा है, जो वज़ीर इत्तलात एक बात कह रहे हैं, तो उसको आप प्रोपेगेंडा करा ना कि आप समझाएं अपने लोगों को कि यार इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में जख्मी हुए हैं, कैदी फरार हुए हैं, सारा ड्रामा गिरफ्तार हुए हैं। अलीमीन गुंडापुर साहब जो खुद एक वक्त तक कहते थे मैं आ रहा हूँ डियाला जेल बानी PTI को छुड़ाने के लिए, बल्कि जेल उनको जेल तोड़ कर निकालेंगे जी, तो फिर ये लोगों के लिए, कारकुनों के लिए एक मामूली बात हो जाती है कैदियों को छुड़ाना। जब इस तरह की कोई लीडरशिप बात करती है तो नीचे तक बटी साहब ट्रैवल करती है ना चीजें। इसीलिए हम समझाते हैं कि आप लोगों को कानून की पासदारी का दर्स दें, ना कि कानून शिकनी का दें। जब कानून शिकनी का दर्स देते रहेंगे तो फिर कारकुनों में इश्ताल आना फितरी बात है। बट साहब ये तो बात होगी, मुझे आप ये बात बताएं कि जो बुशरा बीबी रिहा भी होगी, माजी में हम देखते हैं बट्टी साहब इस तरह की जब भी कोई रिहाइयाँ होती हैं तो उसके पीछे कोई डील शील, कोई गुफ्तगू, कोई ना कुछ होता है। ये जब भी सियासी रिहाई होती है ना, ये ऐसा सादा मामला नहीं है, नहीं तो वो 4 माह कबल भी रिहा हो सकती थी, खातून हैं। लेकिन अभी इस वक्त उनकी रिहाई और फिर जमान पार्क जाने की बजाय, बनी गाला जाने की बजाय पेशावर में डेरे लगाना, इस क्या मालूमात है आपके पास? आप भी कुछ बताएं ना। खास साहब, मसला ये है कि प्रोग्राम के शुरू में बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि कोई डील नहीं हुई, आप फिर मुतमिन नहीं हुए। फिर उसके बाद नहीम हैदर पंजोता साहब हमारे प्रोग्राम में अभी थे फर्स्ट सेगमेंट पे, उन्होंने भी कहा कोई डील नहीं हुई। आप मानने को तैयार नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर आप जर्नलिस्ट हैं ना, आप रिपोर्टर हैं, तो आप खबर की तलाश में, मेरे ख्याल में तो आप चाहते हैं कि कोई ना कोई पसे पर्दा खबर ज़रूर होगी। और ये हमारी सियासी तारीख है कि जब भी जो सियासतदान जब कैदी बनते हैं, जैसे भी उनके ऊपर मुकदमात हों, जैसे भी उनसे मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हों, भले गवाहान हो, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग डील का मामला तो हमेशा रहा है, ये तो इसमें फैक्ट है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में आप चाहते हैं कि पसे पर्दा कोई खबर होगी। तो चले, हमने भी थोड़ा जानने की कोशिश की, सुराग लगाने की कोशिश की कि माजरा क्या है। तो पहली बात ये कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत सिर्फ ऐसे नहीं हुई कि नॉर्मल प्रोसीजर हुआ, ज़मानत पर रिहा हुई चली गई, ऐसा कतई नहीं है। बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और ये इस अंडरस्टैंडिंग की रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग ना होती तो बुशरा बीबी ज़मान पाक जाती या बनी गाला बैठती,
अपने इबादत करती, अपने वज़ाइफ करती और दुआ दमदरूद करती कि सूरत हाल उनके लिए मज़ीद बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वाक़फ़ान हाल का ये कहना है कि चूँकि मामलात को स्ट्रीम लाइन करना है, उस स्ट्रीम लाइन करने के लिए चूँकि बानी PTI आपको अंदाज़ा है कि अगर कोई बात हतमी बात उन्होंने माननी है तो बुशरा बीबी के अलावा कोई और उनसे कोई बात नहीं मनवा सकता। उसके बाद जो आजकल उनसे सबसे ज़्यादा बानी PTI जिसके ऊपर रिलाई करता फिर अली मीन गंडापुर साहब हैं। अली मीन गंडापुर साहब कहाँ बैठे हैं? पेशावर। अब बुशरा बीबी अगर लाहौर चली जाएँ तो फिर वो बराह रास्त मुलाकात, बातचीत, गुफ्तो शनीद बानी PTI से रब्ता होगा। अब मुलाकात के लिए जाया करेंगे, ये जो लोग जाएंगे पैगाम लेके जाएंगे। अली मीन गंडापुर साहब दूसरे जगहों पे भी राब्ते में है ना, मोहसिन नकवी साहब और उनके दोस्तों के साथ, तो एक कन्वर्सेशन होगी। उसके साथ साथ पार्टी के अंदर धड़ेबंदी, अंदरूनी इख्तलाफात, उसको भी काउंटर करना है। अलीमा खान की भी ज़मानत हो गई है, ये नो कि वो अंदर बैठी रहती हैं और यहाँ ना जाती पेशावर, जमान पार्क चली जाती हैं। तो सारा PTI की तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो पेशावर बना हुआ है सर, अली मीन गंडापुर है और हुकूमत की छतरी भी है। एग्जैक्टली। और अली वो ना जाती तो फिर अलीमा खान वहाँ चली जाती। तो बुशरा बीबी फिर ये तो नहीं हो सकता था ना कि मतलब एक पार्टी के ऊपर इस वक्त जब क्रिटिकल टाइम है उनकी ग्रिप हो जाए। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टास्क है अली मीन गंडापुर के साथ मिलकर उन्होंने खान साहब को मामलात की इदराक करवाते हुए उनको किसी एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेके आने जहाँ से उनकी मुश्किलात मुस्तकबिल के हवाले से कम हो। तो बुशरा बीबी एक अंडरस्टैंडिंग तहत आई। उसके साथ साथ बुशरा बीबी और बानी PTI परेशान भी हैं इस वजह से कि एक शख्सियत जिनका शुरू में हमने क्वेश्चन भी किया, फरा शहजादी, जिन्हें फरा गोगी का के नाम से मशहूर है, इस पर तो इतराज करते कहते फरा उनको अच्छा नाम गोगी, उनके गोगी पे इतराज, वो फरा शहजादी कह देते हैं। मैंने अगर फरत शहजादी उनको प्रिंसेस के नाम से मुखातिब करना है तो उनको हम कह देते हैं। बैरून मुल्क मुकीम है, रेड वारंट उनके इशू हुए हैं, लेकिन वो बाहर आराम से बैठी हुई हैं। पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था तहकीकाती इदारों के साथ राब्ते में हैं, बहुत सी मालूमात वो फराहम कर चुकी हैं और उनकी मालूमात के बुनियाद के ऊपर जो सख्त तरीन और फैसला कौन केसेस बन सकते हैं, फैसला कोई सज़ाएँ आ सकती हैं, वो मामलात हैं जिनकी विटनेस हैं, जिनके अंदर मामलात में शरीक रहीं, वो हैं फरत शहजादी और फरा गोगी साहिबा। वो बाहर बैठी हैं तो किसी वजह से रेड वारंट के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया ना, वो एक कंफर्टेबल उसके कंफर्ट जोन में है। तो मेरे ख्याल है कि बुशरा बीबी को इस बात की रियलाइजेशन है कि उनके बयानात, उनके एविडेंस की हीट हम तक पहुंच सकती है, उससे पहले वाले मामलात को बेहतर किया जाए। तो नाज़रीन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर इन टास्किंग की बात हो रही है, वहीं पर एक टास्क मौलाना फजल रहमान साहब को भी मिला था, जिसके नतीजे में उन्होंने 26 आईनी तरमीम तो मंजूर करवा दी, लेकिन अभी भी वो थोड़े खाइफ हैं। इन्हीं मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में कहा था कि पार्लियामेंट फॉर्म 45 की हो या 47 की हो, ये हुकूमत इसी के साथ चलना है। फिर 26 आईनी तरमीम कभी रूठ गए, कभी मान गए, लेकिन उसके हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन हिस्सा बन गए, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं किया, लेकिन उनको खुश आमदीद कहा। ये सब कुछ कहने के बाद फिर कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ कहते हैं कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। वजह क्या है हमने भी जानने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान बुनियादी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून की कुछ शख्सियात के साथ सख्त खाइफ हैं, बिलखसूस PDM के अंदर जो उन्होंने रोल प्ले किया, उसके बाद इलेक्शन के दौरान वो समझते हैं कि जो नून लीग ने और नून लीग की 2 शख्सियात ने उनके लिए जो अहम तरीन रोल प्ले करना था वो नहीं किया। ये मौलाना साहब के सर्कल के अंदर ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं। चंद रोज़ कबल हमने भी जानने की कोशिश की कि मौलाना साहब खाइफ क्यों हैं कि नून लीग के जो बदतरीन सियासी हरीफ हैं उनके साथ तो उनके लिए उन्होंने अपना दिल खोल लिया है, नून लीग के लिए उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बहुत हद तक बंद किए हुए हैं। तो मौलाना साहब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं मुसलसल नून लीग के ऊपर कि आने वाले दिनों में जहाँ कहीं कोई वीक पोलिटिकल सूरत हाल डेवलप हुई, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, असद जरदारी तैयार हैं, मौलाना फजल रहमान साहब तैयार बैठे हैं और PTI के साथ भी अपनी अलाइनमेंट कर चुके हैं। कोई सूरत हाल ऐसी हुई आने वाले दिनों में जहाँ पर नून लीग के कायद जो कि अभी तक आपको मुतहर्रिक तौर के ऊपर सियासत करते हुए दिखाई नहीं देते, कोई स्पेस डेवलप हुई तो मौलाना अचानक फ्रंट पे आएंगे। और इसके साथ सिर्फ यही नहीं, मौलाना साहब की जो नाराज़गी और खफगी थी जब आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी उस रात को कौमी असम्बली से, जब नवाज शरीफ नून लीग के कायद ने एक शेर पढ़ा तो मौलाना साहब ने वो मौका मुनासिब समझा कि पूरी कौम इस वक्त देख रही है तो मैं थोड़ा सा अपना पैगाम, अपना जज्बात रिकॉर्ड करवा लूँ। खालिद साहब आपने सुना मौलाना साहब ने मौका से जाना नहीं दिया, उन्होंने कहा यही मौका यहाँ पर ताक कर निशाना लगाया जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि मौलाना साहब के दिल के अंदर रंज है, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ नहीं बल्कि कहीं और भी रंज था जो कि इलेक्शन नताइज से मुतल्लिक था
और जो वो सितंबर के महीने में उन्होंने डिले करवाया था आईनी तरमीम को, वो चाहते थे कि एक अहम जो सरकारी अफसर हैं वो जब रुखसत हो जाएं तो उसके बाद मामलात आगे चले। उनको बहुत कायल करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, पहले वो मामलात होंगे। उनको फिर बताया भी गया कि चीज़ हो गई है, अप्रूवल का प्रोसेस हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वेट किया। फिर जाके उनका दिल थोड़ा सा मुतमिन हुआ और फिर मामलात उन्होंने आगे चलाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि उनकी जो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, हल्की सी नाराज़गी है नून लीग के साथ, ये आने वाले दिनों में ख़त्म हो सकती है, या इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी और पीटीआई भरपूर तरीके से आने वाले दिनों में फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देंगी इस गैप का? भट्टी साहब, जो मौलाना फजल रहमान साहब है ना, वो सियासत के बड़े गाग खिलाड़ी हैं। उनको आप ऐसे इजी ना लें। ये जो शेर तो मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ ने ठीक ही पढ़ा था, लेकिन उन्होंने तंज का जो तीर बरसाया है ना, वो जो आप अर्ज कर रहे हैं कि पुरानी कोई नाराज़ी है, क्योंकि इसका जलसों में भी वो ज़ाहिर कर चुके हैं कि ये जो महंगाई पीडीएम के दौर में आई थी, ये क्राइसिस आया था, सारी चीज़ें आई थी, ये पीपल्स पार्टी पर क्यों नहीं इसका बोझ पड़ा, इसका नून लीग पर क्यों नहीं बोझ पड़ा, ये सारे का सारा बोझ मेरे ऊपर क्यों पड़ गया है। वो ये समझते हैं मौलाना कि उस वक्त जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को प्रोटेक्ट किया है, अपनी नशिस्तें जिस तरह सिक्योर की हैं, हमारी नशिस्तें क्यों नहीं सिक्योर की गई। ये राज तो उनके दिल में है, लेकिन आने वाले दिनों में भट्टी साहब मैं आपको बताऊं, ये जो अभी बेजारी देख रहे हैं, आज भी जिन्होंने गुफ्तगू की है, तो वो यही कह रहे हैं फिर नए इलेक्शन, कभी राजी हो जाते हैं, कभी दोबारा इलेक्शन का कह के डराते किसको हैं? मियाँ साहब को डराते और किसको डराते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो सितंबर में होने लगी थी तरमीम, तो कह रहे थे आ रहे हैं मियाँ साहब नहीं गए, फिर मौलाना को ले गए, आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब लाहौर ले गए। तो उनका ख्याल है कि ये सारा जो निज़ाम बना है, उन्होंने तकरीर भी की अपनी असम्बली में, ये बात भी दोहराई कि जब आप पर बुरा वक्त था तो हम सब फ्रंट लाइन पर हम खड़े थे, ठीक है, तो जब आपको उसके इक़्तिदार के उसके फ़वाइद समेटने का वक्त है तो हमारा किसी ने सोचा ही नहीं। ये गम तो है, तो बिल्कुल ये दुख तो उनका बिल्कुल अया है, ये दुख तो है। और ये दुख जो अया भी हैं, आने वाले दिनों में सियासी कोई थोड़े से मामला ऊपर नीचे हुए तो मौलाना साहब का ये दुख एक बड़ी खुशी में, एक इक़्तिदार के अंदर एक बड़ा हिस्सा लेने के अंदर बदल सकता है। और उन्होंने कड़ी नज़रें जमाई हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक को सोशल मीडिया के बायस संगीन खतरात का सामना है। दुनिया के दीगर ममालिक ने सख्त कवानीन और डेटरेंस के ज़रिए से इस मामले के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी बरतानिया के अंदर हमने देखा कि एक फ़ेक न्यूज़ ने बड़े पैमाने के ऊपर फसाद फैलाने का वो एक बायस बन गई। लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन हुआ, जो डेटरेंस शो किया गया, वो मिसाली था, जिसके बाद अब दोबारा कोई शायद ऐसा ना सोचे कि कोई ऐसी फेक न्यूज़ के ऊपर दंगा फसाद फैलाने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ रियासती इदारे हों, उनके सरबराहान हों, सरकारी अफसरान हो, हुकूमती शख्सियात हों, या कोई और इंडिविजुअल हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, प्रोपेगेंडा करना, उसको मलाइन करना एक आम बात बन चुकी है। लेकिन हुकूमत ने इस मसले से निमटने के लिए जब निगरान दौरे हुकूमत में एक फ़ैसला हुआ कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कायम की जाए, मामला आगे बढ़ा, मंजूरी हुई। लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि IMF का प्रोग्राम है, राइट साइजिंग जारी है, कफ़ायत शारी का मामला भी है, नई अथॉरिटी बनेगी तो बहुत बर्डन पड़ेगा, लिहाजा फिल वक्त जो मंजूरी हो चुकी है NCCIA के क़याम की, उसको रोका जाए और वो तमाम तर इख्तियारात जो NCCI ने एक्सरसाइज करने थे वो FIA के स्पुर्द कर दिए जाएँ। वफाकी काबीना की कमेटी, कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेटिव ने इसमें मंजूरी दी, वफाकी काबीना ने तौसीक की। अब NCCIA के तमाम तर इख्तियारात FIA के पास चले गए। पीका एक्ट के तहत नाजरीन FIA आने वाले दिनों में बहुत सख्त कार्रवाइयाँ शुरू करने जा रही है। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने पहले भी आपको बताया कि जब भी कोई आप पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट को शेयर करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, तो इस बात को मलहूज़े खातिर रखिए कि ज़ाहिर ज़ादी राय के नाम के ऊपर ये किसी की दिल आज़ारी का बायस न बने, मुल्क की बदनामी का बायस न बने, किसी के डिजिटल राइट्स को ये हर्ट न करे। और जो साइबर क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व थे, वो बैंकों के लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेना और दीगर झूठी स्कीमों के जरिए से लोगों से पैसों को लूट मार करना, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और साइबर क्राइम के जो कानून है पीका एक्ट, उसके मुताबिक 6 माह से 15 साल तक सजाएं दी जा सकती है और भारी जुर्माना भी है। खास अब FIA को मजीद स्ट्रेंथन किया गया है।
तो आप समझते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक की तरह हमें भी सख्त कार्रवाइयों की ज़रूरत है, ताकि रिसेंटली जो एक फेक न्यूज़ पंजाब में आई और उसके नतीजे में बड़े पैमाने के ऊपर तलबा ने अपने ही हाथों से अपने ही तलीमी इदारों को, अपने ही दरसगाहों को निशाना बना डाला, इसको रोकने के लिए FIA को सख्त कार्रवाइयाँ करनी होंगी। 5-7 बड़ी एग्जाम्पल सेट करना होगी कि कोई ऐसी कार्रवाई करते वक्त 10 मरतबा ज़रूर सोचे। बट सब कोई भी आज़ादी जो है ना वो लामहदूद नहीं होती। हर आज़ादी का महदूद उसका पैमाना होता है, उसी के अंदर रह के आपको चीज़ें करनी होती। जी। बदकिस्मती से ये नया फिनोमेना है सोशल मीडिया का, इसकी आज़ादियों के नाजायज़ बहुत फ़ायदे उठा चुके हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी दुनिया में भी उन्होंने कवानीन बनाए सख्त, यहाँ भी बन गए। ये अब सज़ाएं होनी है, मैं आपको बता दूं। हम बारहा ये खबर दे रहे हैं लोगों को कि आप ये, बल्कि मैं कहता हूँ निसाब में भी शामिल करें ताकि अवेयरनेस हो। ये आने वाले दिनों में मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी फेक चीज़ आगे शेयर ना करें। बिल्कुल ठीक। फिर कल को आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब ये कवानीन बन गए, हम आपको खबर दे रहे हैं 1 साल से लेकर 15 साल तक सजाएं बिल्कुल हो ठीक, सकती हैं बिल्कुल आपको। ठीक। नाज़रीन, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में एहसास जिम्मेदारी पैदा करें और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें, ना कि तखरीबी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करें। ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अब सख्ती से कार्रवाई होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।